डाइव में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल जिस पर पार्लियामेंट में घंटों डिबेट हुई, वो लोकसभा डिसॉल्व होते ही सडनली वैनिश कैसे हो जाता है? पुफ, एकदम गायब। हाँ, लेकिन कुछ बिल्स बच जाते हैं। ये क्या मैजिक है? ये मैजिक नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक है। तो चलो आज इसी लॉजिक को डिकोड करते हैं। फटाफट सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और इस नॉलेज पैक्ड सुपर एनर्जेटिक डिस्कशन के लिए रेडी हो जाओ। लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एग्जैक्टली। आज हम इंडियन पार्लियामेंट पर यूपीएससी के पिछले सालों में पूछे गए 25 सवालों की गहराई में उतरेंगे। साउंड्स ग्रेट। We'll cover everything from the financial powers of Lok Sabha and Rajya Sabha, the entire journey of a bill from introduction to act, parliamentary committees का crucial काम और parliamentary sessions के अजीबोगरीब rules। हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट अनलॉक करेगा। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये है यूपीएससी 2015 से। Okay. Consider the following statements. 1. The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. 2. The Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants. 3. The Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Which of the statements given above are correct? Options हैं A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only या D 1, 2 and 3। और इसका माइक्रो थीम है लोकसभा एंड राज्यसभा। Okay. ये एक फैंटास्टिक सवाल है शुरू करने के लिए। ये सीधा दोनों हाउसेस के बीच फाइनेंशियल पावर डायनामिक के कोर पे जाता है। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मतलब जानबूझकर लोकसभा को ज्यादा पावर दी है जब पैसों की बात आती है। अच्छा, जैसे घर का बजट, लोकसभा वो पेरेंट है जिसका फाइनल से होता है खर्च करने में, क्योंकि वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है परिवार को, यानी सिटीजंस को। बिल्कुल सही एनालॉजी। और राज्यसभा एक रिस्पेक्टेड ग्रैंड पेरेंट की तरह है जो सलाह दे सकते हैं पर डिसीजन को वीटो नहीं कर सकते। ओके, तो इस लॉजिक से स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 कहता है द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। ये 100% करेक्ट है। ओके। आर्टिकल 109 इस पर बिल्कुल क्लियर है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी 14 डेज की स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर। और अगर 14 दिन में वापस नहीं किया तो मान लिया जाता है कि पास हो गया। मतलब डिले कर सकते हैं पर डिनाई नहीं कर सकते। गॉट इट। तो स्टेटमेंट 1 तो लॉक हो गया। सेकंड वाला डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे? स्टेटमेंट 2 है द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बेसिकली सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए पैसा मांगना है। इस पर वोटिंग करना लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। मतलब राज्यसभा डिस्कस कर सकती है लेकिन वोट नहीं। एग्जैक्टली। पावर ऑफ द पर्स यानी वोटिंग सिर्फ लोकसभा के पास है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। इसका मतलब ट्रिक स्टेटमेंट 3 में ही होगी। ये कहता है राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैन नॉट डिस्कस, डिस्कशन भी नहीं कर सकते। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और यही है क्लासिक यूपीएससी ट्रैप। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। अच्छा। राज्यसभा बजट को, जिसे फॉर्मली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, बिल्कुल डिस्कस कर सकती है, घंटों तक डिबेट कर सकती है। लेकिन क्रूशियल डिफरेंस ये है कि वो उस पर वोट नहीं कर सकती। पावर टू डिस्कस है, पावर टू वोट नहीं। इसलिए कैन नॉट डिस्कस वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। समझ गई। जैसे ही हमें पता चला कि स्टेटमेंट 3 गलत है, ऑप्शन सी और डी तो बाहर हो गए। हाँ। और क्योंकि हमने कंफर्म किया कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो आंसर सीधा बी 1 एंड 2 ओनली हो गया। एलिमिनेशन से कितना इजी हो गया। एब्सोल्युटली। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए याद रखना आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है और कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर का होता है। ग्रेट पॉइंट। तो सबके लिए एक मेमोरी हैक। जब मनी की बात आए, लोकसभा इज द बॉस, एम फॉर मनी, एम फॉर मैनेजर। राज्यसभा इज द सीनियर एडवाइजर। सिंपल है ना? बिल्कुल। इन शॉर्ट, स्टेटमेंट्स 1 और 2 सही हैं, 3 गलत। करेक्ट आंसर है बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये भी 2015 से। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by. Options हैं A a simple majority of members present and voting, B 3/4 majority, C 2/3 majority या D absolute majority। और इसका माइक्रो थीम है बिल्स। ओके। ये सवाल है हमारे पार्लियामेंट के टाई ब्रेकर मैकेनिज्म के बारे में, जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 108, राइट। एग्जैक्टली, आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं जब किसी ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है। मुझे टग ऑफ वॉर जैसा लगता है। लोकसभा और राज्यसभा दो टीम्स हैं, कोई जीत नहीं रहा, तो प्रेसिडेंट रेफरी की तरह दोनों को एक साथ बुलाकर फाइनल डिसीजन करवाते हैं। परफेक्ट एनालॉजी। तो वो फाइनल डिसीजन कैसे होता है, यही सवाल है। हाँ। और इसका जवाब है ऑप्शन ए a simple majority of members present and voting। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी। बिल्कुल। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। जॉइंट सिटिंग में बस 50% से ज्यादा मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनको यस कहना होता है। तो बाकी ऑप्शंस जो 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो क्यों गलत हैं? वो सब स्पेशल मेजॉरिटीज हैं जो स्पेसिफिक ज्यादा सीरियस चीजों के लिए जरूरी हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, पर एक ऑर्डिनरी बिल को जॉइंट सिटिंग में पास करने के लिए बस सिंपल मेजॉरिटी का ही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा से लगभग डबल है, 543 वर्सेस 245। तो सिंपल मेजॉरिटी रूल नेचुरली लोकसभा के फेवर में काम करता है। ओह राइट, तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पेरिफेरल नॉलेज। पहला, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। हाँ। और दूसरा, आज तक इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार जॉइंट सेटिंग हुई है। डाउटी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। गॉट इट। और इसका मेमोरी हैक? जॉइंट सिटिंग इज सिंपल मेजॉरिटी। जब सब साथ बैठें तो सिंपल तरीके से फैसला होगा। मिनी रिकैप, जॉइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल्स के लिए एक टाई ब्रेकर है जिसे सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द क्लियर विनर। लेट्स प्रोसीड।
2015 का एक और सवाल. With reference to the union government, consider the following statements. 1. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget. 2. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament. 3. All the disbursements made from public account also need the authorization from the Parliament. और ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 2 only and D 1, 2 and 3. Micro theme. Funds for Union Government. ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेन फंड्स पर है. कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 और कॉन्टिजेंसी फंड आर्टिकल 267. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं. कंसोलिडेटेड फंड सरकार का मेन सैलरी अकाउंट है जहां सारा रेवेन्यू जाता है और सारे खर्चे होते हैं. ठीक है. और पब्लिक अकाउंट एक बैंक अकाउंट जैसा है जहां सरकार पब्लिक का पैसा रखती है, जैसे प्रोविडेंट फंड या स्मॉल सेविंग्स. यहाँ सरकार ओनर नहीं बैंकर है. ऐसे देख सकते हैं. एकदम परफेक्ट एनालॉजी है. चलो इसे स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रिपेयर्स द बजट. ये गलत लग रहा है. हाँ, ये इनकरेक्ट है और एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है. बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही हिस्सा है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है, बजट प्रिपरेशन से नहीं. ओके, तो स्टेटमेंट 1 गया. ये एलिमिनेशन के लिए सुपर है. ऑप्शंस ए और डी सीधे बाहर. अब आंसर या तो बी है या सी. एग्जैक्टली. अब स्टेटमेंट 2 देखो. नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट पार्लियामेंट्स ऑथराइजेशन. ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस है. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसी ऑथराइजेशन को अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं. पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. अब फाइनल आंसर पूरा स्टेटमेंट 3 पर डिपेंड करता है. राइट. स्टेटमेंट 3 कहता है डिसबर्समेंट्स फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड पार्लियामेंट्स ऑथराइजेशन. हमारी एनालॉजी के हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए. बिल्कुल गलत. याद है, पब्लिक अकाउंट का पैसा पब्लिक का है, सरकार का नहीं. सरकार सिर्फ एक ट्रस्टी है. इसलिए इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, जैसे पीएफ सेविंग्स वापस करना, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए. ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है. वाओ, तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 3 गलत, सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है. तो आंसर सी ही होगा. एनालॉजी से कितना क्लियर हो गया? प्रिसाइसली. और पेरिफेरल नॉलेज के लिए जो तीसरा फंड है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पर होता है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए. अच्छा. बाद में इस एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है. और मेमोरी हैक, कंसोलिडेटेड फंड इज इक्वल टू पार्लियामेंट्स परमिशन, पब्लिक अकाउंट इज इक्वल टू पब्लिक्स पैसा, नो परमिशन नीडेड. मिनी रिकैप. सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है. बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है और पब्लिक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगती. करेक्ट आंसर इज सी. अब चलते हैं 2016 के एक क्लासिक यूपीएससी फेवरेट सवाल पर. ओके. Which of the following statements are correct? 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. 2. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using the code given below. Options: A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Micro theme, bills. ये सवाल एक माइंडफील्ड है अगर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन पर क्लैरिटी ना हो. इनमें डिफरेंस क्या है? प्रोरोगेशन सिर्फ एक सेशन को टर्मिनेट करता है, जबकि डिसोल्यूशन लोकसभा की लाइफ को ही एंड कर देता है. अच्छा, तो प्रोरोगेशन सेमेस्टर ब्रेक जैसा है. स्टूडेंट्स एमपीज वापस आने पर सेम रहते हैं. और डिसोल्यूशन पूरी बैच का ग्रेजुएट होना. नए इलेक्शंस के बाद नया बैच आएगा. एक्सीलेंट एनालॉजी. चलो इससे स्टेटमेंट्स चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1. अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन. सेमेस्टर ब्रेक में होमवर्क लैप्स नहीं होता तो बिल भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, ये इनकरेक्ट है. प्रोरोगेशन बस एक ब्रेक है. इससे पेंडिंग बिल्स पर कोई असर नहीं पड़ता. नया सेशन शुरू होने पर काम रिज्यूम हो सकता है. तो स्टेटमेंट 1 गलत है. ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो हम ऑप्शंस ए और सी को सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं. अब बचा बी और डी. सब कुछ स्टेटमेंट 2 पर डिपेंड करता है. चलो स्टेटमेंट 2 एनालाइज करते हैं. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ये करेक्ट है. लॉजिक सिंपल है. बिल परमानेंट हाउस राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और वो अभी तक उस हाउस तक पहुंचा ही नहीं जो डिसॉल्व हो रहा है, लोकसभा. अच्छा, तो बिल जिंदा रहता है और नई लोकसभा इलेक्शन के बाद उसे टेकअप कर सकती है. डिसॉल्व्ड हाउस ने उसे टच ही नहीं किया अभी तक. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. मतलब हमारा आंसर बी है. बाकी रूल्स भी आराम से बता सकते हैं. जरूर. पूरा सेट ऑफ रूल्स क्रूशियल है. हाँ. 1. बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स हो जाता है. 2. बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स हो जाता है. 3. बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास बाय लोकसभा लैप्स नहीं होता. ये हमारा सवाल था. ओके. 4. बिल पास बाय बोथ हाउसेस प्रेसिडेंट के असेंट का वेट कर रहा है. लैप्स नहीं होता. ओके. 5. प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है. लैप्स नहीं होता. ओके. और 6. प्रेसिडेंट ने डिसोल्यूशन से पहले जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है. लैप्स नहीं होता. ये फैंटास्टिक समरी है. इसका कोई मेमोरी हैक? हाँ, मेमोरी हैक ये है, अगर कोई बिल लोकसभा को टच कर चुका है और प्रोसेस में कहीं भी पेंडिंग है प्रेसिडेंट के पास छोड़कर, तो वो डिसोल्यूशन पर लैप्स हो जाएगा. अगर लोकसभा ने उसे टच ही नहीं किया है, जैसे राज्यसभा में ओरिजिनेट होकर वहीं पेंडिंग है, तो वो बच जाएगा. मिनी रिकैप. प्रोरोगेशन से बिल्स लैप्स नहीं होते, सिर्फ डिसोल्यूशन से होते हैं. एक बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट और पेंडिंग है वो लोकसभा की डिसोल्यूशन से बच जाता है. तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है. आंसर है बी. आगे बढ़ते हैं 2017 पर. लेट्स डू इट.
The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through 1. Adjournment motion, 2. Question hour, 3. Supplementary questions. Select the correct answer using the code given below. Options A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only या D 1, 2 and 3। Micro theme. Parliamentary proceedings. ये सवाल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के टूल्स के बारे में है, मतलब सरकार, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर को कैसे जवाब दे है। हाँ, ये चेक्स एंड बैलेंसेस इन एक्शन है। सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती, उन्हें पार्लियामेंट में कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। प्रिसाइसली। चलो इन टूल्स को देखते हैं। पहला, एडजॉर्नमेंट मोशन ये काफी सीरियस लगता है। भी। ये किसी डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर हाउस का ध्यान खींचने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर ये मोशन एडमिट हो जाए तो हाउस का नॉर्मल बिजनेस रुक जाता है उस अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए। ये सरकार की एक तरह से निंदा है, तो ये जरूर एक कंट्रोल का टूल है। ओके। नंबर 2, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर आमतौर पर सिटिंग का पहला घंटा होता है। एमपीज मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें उनकी मिनिस्ट्रीज के काम के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ये एक बहुत डायरेक्ट और पावरफुल टूल है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस? जब कोई मिनिस्टर क्वेश्चन आवर में जवाब देता है तो एमपीज फॉलो अप क्वेश्चंस यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि वो और गहराई में जा सकें और मिनिस्टर को स्पेसिफिक्स पर घेर सकें। इससे मिनिस्टर्स गोलमोल जवाब नहीं दे पाते। एकदम। तो तीनों ही सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के टूल्स हैं, तो साफ है कि तीनों करेक्ट हैं। मतलब द 1, 2 and 3? एब्सोल्युटली, द करेक्ट आंसर इज डी। और इनके जैसे कुछ और टूल्स? पेरिफेरल नॉलेज के लिए और इंपॉर्टेंट टूल्स में है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे सरकार गिर भी सकती है, सेंसर मोशन, कट मोशंस बजट के दौरान, और वेरियस डिस्कशंस जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन। इसका एक मेमोरी हैक। पार्लियामेंट को एक चौकन्ना वॉचडॉग समझो। क्वेश्चन आ उसकी डेली बाग है, चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उसके फॉलो अप स्निफ्स हैं और डिटेल्स के लिए। और एडजर्नमेंट मोशन एक जोर की अर्जेंट बाग है जब कुछ गंभीर गलत दिखता है। नाइस वन। सो मिनी रिकैप। तीनों एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। द आंसर इज डी। Parliament of India. Consider the following statements. 1. A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. 2. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given above is a correct? ऑप्शंस हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। Micro theme bills. ये सवाल प्राइवेट मेंबर्स बिल और पब्लिक बिल, जिसे गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं, के बीच बेसिक डिफरेंस को टेस्ट करता है। Simple term में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल। गवर्नमेंट बिल वो है जो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल वो है जो कोई भी ऐसा एमपी इंट्रोड्यूस करे जो मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रूलिंग पार्टी से हैं या ऑपोजिशन से, इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं तो आप प्राइवेट मेंबर हैं। इस क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट 1 देखते हैं। ये कहता है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर प्रेजेंट करता है, इलेक्टेड नहीं। ये तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से सीधा गलत हो गया। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। ठीक है। अब स्टेटमेंट 2। Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. ये फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री वाला फ्रेज क्लासिक यूपीएससी ट्रैप लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। ओह, ये आम बात नहीं है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हो, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ, ये गलत है। आज तक 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एक्ट बन चुके हैं। 14? ओके। हाँ, आखिरी वाला 1970s में पास हुआ था। 2017 में जब ये सवाल पूछा गया था, उस टाइम द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014, जो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल था, राज्यसभा से पास हुआ था, इसलिए चर्चा में था। लेकिन वो लोकसभा से पास होकर एक्ट नहीं बना। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री तो बिल्कुल झूठ है। तो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इसका मतलब आंसर डी, नाइदर 1 nor 2 होना चाहिए। करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए, जबकि गवर्नमेंट बिल के लिए सिर्फ 7 दिन। मेमोरी हैक। प्राइवेट मेंबर इक्वल्स नॉट अ मिनिस्टर। सिंपल। इसे ऑपोजिशन, नॉमिनेटेड या किसी और चीज से कंफ्यूज मत करना। मिनी रिकैप। A private member is any MP who is not a minister. Private members' bills have been passed before, although it's rare. Both statements are false. The answer is D. चलिए अब 2018 में चलते हैं। Let's go. Consider the following statements. 1. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. 2. In the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. 3. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. Which of the statements given above is correct? Options A 1 and 3 only, B 2 only, C 2 and 3 only, या D 1, 2 and 3। माइक्रो थीम, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सवाल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन LOP के इंस्टीट्यूशन पर है, जो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेटमेंट 1, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और ये फैक्ट इनकरेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस 1952 में हुए और कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट्स जीती थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI थी, जिसके पास सिर्फ 16 सीट्स थी। स्वतंत्र पार्टी का क्या? स्वतंत्र पार्टी तो तब बनी भी नहीं थी, वो 1959 में फाउंड हुई थी। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। ओके, स्टेटमेंट 1 आउट। इससे ऑप्शंस A और D एलिमिनेट हो गए, बचा B और C। चलो स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2,
इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ये करेक्ट है। रियली? हाँ, आजादी के काफी सालों तक कांग्रेस के डोमिनेंस की वजह से कोई फॉर्मल ऑपोजिशन था ही नहीं। 1969 में कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट के बाद कांग्रेस ओ के लीडर को पहला एलओपी रिकॉग्नाइज किया गया। ओके। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मतलब कानूनी मान्यता 1977 के एक्ट से मिली, पर पहली बार रिकॉग्निशन 1969 में हुआ। तो स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब आंसर बी ही होगा। फिर भी स्टेटमेंट 3 को कंफर्म करते हैं। In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 75 का नंबर गलत है। तो सही नंबर क्या है? रूल जो पहले स्पीकर जीवी मावलंकर पे डायरेक्शन पर बेस्ड है वो ये है कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के पास हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम 1/10 यानी 10% होना चाहिए। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543 है, तो 10% हुआ लगभग 54.3, मतलब 55 सीट्स। एग्जैक्टली 55 सीट्स चाहिए, 75 नहीं। ये 2014 से काफी चर्चा में रहा है क्योंकि तब से किसी भी सिंगल ऑपोजिशन पार्टी ने ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया। राइट, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। इससे कंफर्म हो गया कि आंसर बी ही है। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कमिटीज का मेंबर होता है, जैसे सीवीसी, सीआईसी, सीबीआई डायरेक्टर और लोकपाल के लिए। मेमोरी हैक, एलओपी 10% ऑफ द हाउस, 75 नहीं, बस 10%। और पहला एलओपी 1969 में। मिनी रिकैप, स्वतंत्रा पार्टी पहली ऑपोजिशन नहीं थी। पहला एलओपी 1969 में रिकॉग्नाइज हुआ। सीट रिक्वायरमेंट 10% यानी 55 सीट्स हैं, 75 नहीं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। आंसर है बी। ओके, एक और सवाल 2018 से, इस बार कमिटीज पर। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? काफी लंबा सवाल है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, ऑप्शन बी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी रूल्स कमिटी, ऑप्शन डी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। Micro theme, parliamentary committee? ये सवाल पार्लियामेंट के एक बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को ओवरसी करना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या है ये? साउंड से ज्यादा सिंपल है। पार्लियामेंट मोटा मोटा कानून बनाती है जिसे हम पेरेंट एक्ट कह सकते हैं, लेकिन हर छोटी छोटी ऑपरेशनल डिटेल एक्ट में डालना इंपॉसिबल है। राइट? तो एक्ट सरकार को, एग्जीक्यूटिव को पावर देता है या अथॉरिटी डेलीगेट करता है कि वो उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए डिटेल रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज बनाए। इसे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। और जरूर एक कमेटी होगी ये चेक करने के लिए कि सरकार पार्लियामेंट द्वारा दी गई पावर के अंदर ही रूल्स बना रही है या नहीं। वो अपनी मर्जी से कुछ भी रूल नहीं बना सकते, है ना? एग्जैक्टली यही तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का पूरा पॉइंट है। और जो कमेटी ये काम करती है उसका नाम ऑप्शन में ही है। अच्छा, ऑप्शन बी देखो, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसका काम बिल्कुल वही है जो सवाल में डिस्क्राइब किया गया है, एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को स्क्रूटिनाइज करना। तो बी ही करेक्ट आंसर है। नाम से ही पता चल रहा है। बाकी कमेटीज क्या करती हैं? गुड क्वेश्चन। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस मिनिस्टर्स द्वारा हाउस में दिए गए वादों को चेक करती है। रूल्स कमेटी, जिसके 6 स्पीकर होते हैं, हाउस के प्रोसीजर के रूल्स को देखती है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस के काम का टाइम टेबल डिसाइड करती है। Memory hack, subordinate legislation is equal to rules made by executive. Committee on subordinate legislation is watchdog on those rules. नाम में ही सब कुछ है। मिनी रिकैप, एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए डेलीगेटेड रूल्स को चेक करने वाली कमिटी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। द आंसर इज बी। एक और 2018 से वापस बिल्स पर सवाल है। Regarding money bill, which of the following statements is not correct? ध्यान देना, नॉट करेक्ट पूछा है। हाँ, ऑप्शंस हैं। A, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. B, a money bill has provisions for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. C, a money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. D, a money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the Government of India. माइक्रो थीम, बिल्स। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। चलो ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। ए, टैक्सेस के बारे में है। आर्टिकल 110 का ए बिल्कुल साफ कहता है कि टैक्स से रिलेटेड बिल मनी बिल है, तो ए करेक्ट है। ठीक है। बी, कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड की कस्टडी के बारे में है। ये आर्टिकल 110 का 1C में कवर्ड है, तो बी भी करेक्ट है। ओके। डी, बोरोइंग मनी या गारंटीज देने के बारे में है। ये आर्टिकल 110 1B के अंदर आता है, तो डी भी करेक्ट है। तो एलिमिनेशन से सी ही गलत स्टेटमेंट होना चाहिए। क्यों? चलो वेरीफाई करते हैं। स्टेटमेंट सी कहता है अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यही छोटा सा एरर है। अच्छा, आर्टिकल 110 1D अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, कंटिजेंसी फंड की नहीं। कंटिजेंसी फंड अलग इमरजेंसीज के लिए है। मेन अप्रोप्रिएशन जो मनी बिल को डिफाइन करता है वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है। बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन है। तो गलत स्टेटमेंट और इसीलिए हमारा आंसर सी है। प्रिसाइजली पेरिफेरल नॉलेज के लिए आर्टिकल 110 में कीवर्ड ओनली है। एक बिल मनी बिल तभी है जब उसमें ओनली उस आर्टिकल में लिस्टेड मैटर्स हों। अगर उसमें कुछ और भी है तो वो फाइनेंशियल बिल बन जाता है। कंटिजेंसी फंड, सी फॉर कंसोलिडेटेड, सी फॉर करेक्ट।
मिनी रिकैप, मनी बिल की डेफिनेशन में कंसोलिडेटेड फंड से अप्रोप्रिएशन इंक्लूड होता है, कंटिजेंसी फंड से नहीं। इसलिए स्टेटमेंट सी गलत है और वही हमारा आंसर है। अब चलते हैं 2019 में। ये रेगुलेटर्स के बारे में है। इंटरेस्टिंग। In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity, etc.? 1. Ad hoc committees set up by the Parliament. 2. Parliamentary department-related standing committees. 3. Finance Commission. 4. Financial Sector Legislative Reforms Commission. 5. Niti Aayog. Select the correct answer using the code given below. Options है A. 1 and 2. B. 1, 3 and 4. C. 3, 4 and 5. D. 2 and 5. माइक्रो थीम, पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत अच्छा सवाल है गवर्नेंस पर। ट्राई, आरडीआई, सेबी जैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, पर इन वॉचडॉग्स पर नजर कौन रखता है? जवाब है पार्लियामेंट। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। 1. Ad hoc committees. ये टेम्पररी कमेटीज होती हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे जेपीसी। ये रेगुलेटर्स को रिव्यू कर सकती हैं। एग्जांपल, स्टॉक मार्केट स्कैम पर जेपीसी ने सेबी के काम को रिव्यू किया था, तो ये करेक्ट है। Okay. 2. Parliamentary Department-related Standing Committees या DRSCs. ऐसी 24 परमानेंट कमेटीज हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्री से अटैच्ड हैं। वो मिनिस्ट्रीज और उनके अंडर आने वाली बॉडीज, जिसमें रेगुलेटर्स भी आते हैं, उनको स्क्रूटनाइज करती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो हमें पता है 1 और 2 करेक्ट है। इससे तो सीधा ऑप्शन ए आंसर लग रहा है। बिल्कुल, बाकी ऑप्शंस में 3, 4 या 5 हैं जो गलत हैं। वो क्यों गलत है? देखो, फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करती है। एफएसएलआरसी एक वन टाइम कमीशन थी रिफॉर्म्स के लिए, और नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इनका रेगुलेटर्स पर फॉर्मल ओवरसाइट रोल नहीं है। तो एलिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ। आंसर इज ए। एग्जैक्टली। पार्लियामेंट्री कमिटीज ही प्राइमरी टूल हैं इन रेगुलेटरी बॉडीज के ओवरसाइट के लिए। मेमोरी हैक, रेगुलेटर रिव्यू इक्वल पार्लियामेंट्री पावर। कमिटीज को एड हॉक, स्पेशल टास्क फोर्स और स्टैंडिंग कमिटीज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की तरह समझो। मिन रिकैप, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स का ओवरसाइट मेनली पार्लियामेंट्री कमिटीज करती हैं। बाकी बॉडीज जैसे फिनेंस कमीशन या नीति आयोग का ये मैंडेट नहीं है। द आंसर इज ए। एक और 2019 से। Let's see. Consider the following statements. 1. The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. 2. The above-mentioned act was amended 5 times. 3. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. Which of the statements given above is are correct? Options: A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, या D 1, 2 and 3। Micro theme. लोकसभा एंड राज्यसभा। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर है, जो एमपीज और एमएलएस के लिए की डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियन है। पर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है? और यहीं इस सवाल का मेन ट्रिक है। स्टेटमेंट 3 देखो, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इनकरेक्ट है। ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और कानून में डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। ये तो बहुत बड़ा क्लू है। अगर स्टेटमेंट 3 गलत है तो हम ऑप्शंस बी, सी और डी को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सिर्फ ऑप्शन ए बचा। एब्सोल्युटली, परफेक्ट यूज ऑफ एलिमिनेशन। पर बाकी स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts सेवरल पोस्ट्स। ये करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर कुछ ऑफिसर्स को डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दे। 1959 का एक्ट वही कानून है। और स्टेटमेंट 2, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये एक बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है और हाँ, ये फैक्चुअली करेक्ट है कि इसे कई बार अमेंड किया गया है। तो हमारा डिडक्शन सही था। 1 और 2 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट। आंसर है ए। पेरिफेरल नॉलेज ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रोल लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए है। मेमोरी हैक, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिनी रिकैप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। पार्लियामेंट के पास एक्ट है कुछ पोस्ट को एग्जेम्प्ट करने के लिए। आंसर है टे। अब 2020 में चलते हैं। Okay. Consider the following statements. 1. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as she thinks fit. 2. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. 3. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is are correct? Options: A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 2 and 3 only। Micro theme. Parliamentary proceedings. ये सवाल पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड है, गवर्न्ड बाय आर्टिकल 85। Statement 1 देखते हैं। The President can summon a session at such place as she thinks fit. ये अजीब लग रहा है। लेकिन ये करेक्ट है। आर्टिकल 85(1) साफ कहता है कि प्रेसिडेंट शैल समन ईच हाउस टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस ही थिंक्स फिट। तो टेक्निकली प्रेसिडेंट सेशन मुंबई या चेन्नई में भी बुला सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इंटरेस्टिंग। अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशंस प्रोवाइड करता है। हम हमेशा बजट, मॉनसून और विंटर सेशन के बारे में सुनते हैं। ये क्लासिक ट्रैप है। 3 सेशंस एक कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 85 में सिर्फ एक बात कहता है, 2 सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब पार्लियामेंट को साल में कम से कम 2 बार मिलना ही है। 3 सेशंस का जिक्र नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। वाओ, ये क्रूशियल है। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो बी और डी एलिमिनेट हो गए। राइट। अब स्टेटमेंट 3,
There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. इस पर तो काफी डिबेट होती है। हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम गैप बताया है, पर मिनिमम सिटिंग डेज नहीं। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है, इसका मतलब आंसर है सी। और पेरिफेरल नॉलेज, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट समन जरूर करते हैं, पर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मेमोरी हैक, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मैक्स 6 मंथ गैप, 3 सेशंस कन्वेंशन है और नो मिनिमम सिटिंग डेज। मिनी रिकैप, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कहीं भी समन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशंस का जिक्र नहीं और मिनिमम सिटिंग डेज नहीं है। स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। एक और 2020 से, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। ऑप्शंस हैं A. The matter of creating new all India services, B. amending the constitution, C. the removal of the government या D. making cut motions। माइक्रो थीम, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमें एरिया ढूंढना है जहां दोनों इक्वल हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। A. creating new all India services। ये तो राज्यसभा की स्पेशल पावर है ना। बिल्कुल सही। आर्टिकल 312 के अंदर सिर्फ राज्यसभा ही रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की पावर दे सकती है। तो A. आउट। सी, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, तो C भी आउट। और डी, मेकिंग कट मोशंस। कट मोशंस बजट में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को अपोज करने का टूल है और उन पर वोटिंग सिर्फ लोकसभा करती है, तो डी भी आउट। तो बचा ऑप्शन बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, मतलब दोनों हाउसेस के पास बिल्कुल इक्वल पावर है। तो बी क्लियर आंसर है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए इक्वल पावर के और एरियाज हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंपीचमेंट, जजेस का रिमूवल और इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस का अप्रूवल। मेमोरी हैक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज इक्वल पार्टनरशिप, नो जॉइंट सिटिंग, नो बिग ब्रदर। मिनी रिकैप, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए RS स्पेशल है, गवर्नमेंट रिमूवल के लिए LS स्पेशल है, पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में दोनों बराबर हैं। आंसर बी। अभी भी 2020 में। बजट पर सवाल। Along with the budget, the finance minister also places other documents, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by. ऑप्शंस हैं A. लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, B. आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, C. आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या D. प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। Micro theme, bills, ये सवाल पूछ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का लीगल बेसिस क्या है। convention, constitution या कोई law? सही जवाब है D. प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 या FRBM एक्ट। अच्छा, ये एक अलग कानून है। हाँ, ये एक्ट सरकार पर फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए बनाया गया था और ट्रांसपेरेंसी के लिए FRBM एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि सरकार बजट के साथ 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट के सामने रखेगी। कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स? द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और हमारा द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, डिसिप्लिन प्लस मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। FRBM को फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी वाया बजट मैंडेट्स की तरह सोचो। मिनी रिकैप, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन FRBM एक्ट 2003 द्वारा मैंडेटेड है। द आंसर इज D। अब 2021 का सवाल। ओके, Consider the following statements. 1. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. आगे पढ़ने से पहले ये सवाल UPSC ने ड्रॉप कर दिया था, बट लेट्स एनालाइज इट। अच्छा, स्टेटमेंट 1 कहता है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने पर कोई रोक नहीं। ये इनकरेक्ट है। अब कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को 1996 में अमेंड करके एक कैंडिडेट को 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट करने से रोक दिया गया था। तो अब लिमिट 2 की है। हाँ, स्टेटमेंट 2, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये सही है या गलत? ये करेक्ट है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन 1996 में आया। 1991 में उनका 3 सीट से लड़ना बिल्कुल लीगल था। ओके, 1 गलत, 2 सही। स्टेटमेंट 3 कहता है कि अगर कैंडिडेट कई सीट्स जीतता है तो उसकी पार्टी बाय इलेक्शंस का खर्चा उठाएगी। ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये रिफॉर्म प्रपोज जरूर किया है, पर ये कानून नहीं बनाया। तो इसलिए ये सवाल ड्रॉप हुआ होगा। हाँ, पर की टेक अवे है करंट लॉ। एक कैंडिडेट जो 2 सीट जीतता है उसे 10 दिन के अंदर 1 सीट खाली करनी पड़ती है। मेमोरी हैक, कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम मैक्स 2 सीट्स। 1996 से 2 इज द लिमिट। मिनी रिकैप, यूपीएससी ने ड्रॉप किया, पर हमें सीखने को मिला कि अब एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। 2022 पर सभा। 1. To ratify the declaration of emergency. 2. To pass a motion of no confidence against the Council of Ministers. 3. To impeach the President of India. Options A 1 and 2, B 2 only, C 1 and 3, D 3 only। माइक्रो थीम, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमें सिर्फ लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स बतानी है। चलो टेस्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं, इमरजेंसी को दोनों हाउसेस से अप्रूव होना जरूरी है, तो ये शेयर्ड पावर है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। तो ए और सी एलिमिनेट। अब स्टेटमेंट 2, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर की डेफिनेशन है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अगर 2 करेक्ट है तो बी ही आंसर होगा। फिर भी 3 चेक करते हैं। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में दोनों हाउसेस का इक्वल रोल है। कोई भी हाउस चार्जेस शुरू कर सकता है, दूसरे को इन्वेस्टिगेट करना होता है।
तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 एक्सक्लूसिव पावर है। आंसर है बी। और पेरिफेरल नॉलेज, लोकसभा की दूसरी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं मनी बिल्स और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग। मेमोरी हैक, नो कॉन्फिडेंस इक्वल्स ओनली लोकसभा, क्योंकि सरकार हाउस ऑफ द पीपल को रिस्पॉन्सिबल है। मिनी वीकैप, इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स इंपीचमेंट में दोनों हाउसेस चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा की पावर है। आंसर बी। एक और 2022 से डेप्यूटी स्पीकर पर काफी डिटेल्ड सवाल है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेटमेंट 1 कहता है डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन उस डेट पर होता है जो स्पीकर फिक्स करे। ये करेक्ट है। स्पीकर की इलेक्शन डेट प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, पर डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन डेट स्पीकर फिक्स करते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी से होगा। ये इनकरेक्ट है। मैंडेटरी शब्द ट्रैप है। ये एक कन्वेंशन है, कानून नहीं कि पोस्ट ऑपोजिशन को ऑफर की जाती है। अच्छा, तो 2 गलत, मतलब बी और डी आउट। अब 3 और 4 देखते हैं। स्टेटमेंट 4 कहता है कि मोशन स्पीकर मूव करते हैं। ये गलत है। स्पीकर इलेक्शन प्रिसाइड करते हैं, मोशन मूव नहीं करते। तो 4 भी गलत, मतलब सी भी आउट। तो सिर्फ ए बचा। स्टेटमेंट 3 सही होना चाहिए। वेरीफाई करते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि जब डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हो तो उनके पास स्पीकर जैसी पावर होती है और उनके रूलिंग्स के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 सही हैं। आंसर ए है। प्रिसाइड करते वक्त उनकी पावर्स स्पीकर के बराबर होती हैं। द आंसर इज ए। 2022 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर एक सवाल। एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। अगर 1 गलत है तो ए, सी और डी एलिमिनेट, सिर्फ बी बचा। आंसर मिल गया। परफेक्ट एलिमिनेशन। फिर भी 2 और 3 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है प्रेसिडेंट के लिए असेंट देना ऑब्लिगेटरी है। सही है। हाँ, ये करेक्ट है। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद से प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है। और स्टेटमेंट 3 स्पेशल मेजॉरिटी और नो जॉइंट सिटिंग के बारे में है। ये भी करेक्ट है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोनों हाउसेस को अलग अलग पास करना पड़ता है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं। तो हमारा एलिमिनेशन सही था। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर है बी। पेरिफेरल नॉलेज, अगर अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजंस को चेंज करे तो उसे कम से कम आधे स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई होना पड़ता है। मेमोरी हैक, Constitution amendment, no prior permission from president, but final assent is a must, no joint sitting. मिनी रिकैप, प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन नहीं पर असेंट मैंडेटरी है। जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन नहीं। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर बी। चलिए अब 2023 पर। With reference to finance bill and money bill, consider the following statements. ओह, ओके, अ न्यू फॉर्मेट हियर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाँ, स्टेटमेंट 1 कहता है कि लोकसभा जो फाइनेंस बिल राज्यसभा को भेजती है तो आरएस उसे अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। ये करेक्ट है। यहाँ फाइनेंस बिल का मतलब है फाइनेंशियल बिल्स ऑफ कैटेगरी आई या 2 जिन्हें आरएस एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट कर सकती है। स्टेटमेंट 2 मनी बिल के बारे में है कि आरएस उसे अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है। ये भी करेक्ट है, हम ये कवर कर चुके हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स अब तक सही हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं, पर फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नेसेसरी हो जाती है। इसमें ट्रैप है। पहला पार्ट सही है, पर दूसरा पार्ट कि जॉइंट सिटिंग नेसेसरी है, गलत है। अच्छा, क्यों? जॉइंट सिटिंग एक ऑप्शन है जिसे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, पर वो जरूरी या ऑटोमेटिक नहीं है। बिल लैप्स भी हो सकता है। नेसेसरी शब्द ने स्टेटमेंट को गलत बना दिया। द डेविल इज इन द डिटेल। 2 करेक्ट है। एग्जैक्टली। तो आंसर है बी, ओनली 2। मेमोरी हैक, मनी बिल इक्वल टू नो आरएस पावर, नो जॉइंट सिटिंग। फाइनेंशियल बिल आरएस हैज पावर, जॉइंट सिटिंग इज पॉसिबल बट नॉट नेसेसरी। मिनी रिकैप, आरएस फाइनेंस बिल को अमेंड कर सकती है, मनी बिल को नहीं। जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए नहीं और फाइनेंस बिल के लिए ऑप्शनल है। सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं। आंसर बी। अब बिल्कुल लेटेस्ट 2024 पहला सवाल एथिक्स कमेटी पर। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? ओके, Statement 1. Initially, it was an ad hoc committee. ये करेक्ट है। लोकसभा में एथिक्स कमेटी 2000 में एक एड हॉक कमेटी की तरह शुरू हुई थी, परमानेंट 2015 में बनी। Statement 2. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint. ये incorrect है। Only trap है। कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उसे एक लोकसभा एमपी के थ्रू सबमिट करना पड़ता है। गॉट इट। अगर 2 गलत है तो ए, बी और डी एलिमिनेट, सिर्फ सी बचा। Yes. Let's confirm statement 3. This committee cannot take up any matter which is sub judice. ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, ये करेक्ट है। कमिटीज कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 गलत। आंसर सी। पेरिफेरल नॉलेज, राज्यसभा में परमानेंट एथिक्स कमिटी 1997 से है, लोकसभा से काफी पहले। मेमोरी हैक, LS ethics committee started ad hoc, complained by anyone via MP, no court cases. एड हॉक शुरू हुई थी और सब जुडिस मामले नहीं लेती, पर कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। 1 और 3 सही हैं। आंसर सी। 2024 से एक और मनी बिल्स पर। Which of the following statements are correct in respect of a money bill? ये एक रिवीजन जैसा है। हाँ, Statement 1, Article 109 mentions special procedure, correct? करेक्ट। Statement 2, a money bill shall not be introduced in the Council of States, ये भी correct. करेक्ट। Statement 3, the Rajya Sabha can suggest changes but cannot reject it, ये भी correct. करेक्ट। तो 1, 2, 3 सब correct. Statement 4, amendments suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. ये गलत है। Have to be accepted नहीं है, लोकसभा recommendations को reject भी कर सकती है। राइट। तो 1, 2 और 3 correct है। आंसर है सी। मेमोरी हैक,
Money bill, powers. LS is boss, RS only recommends. LS can accept or reject. Mini recap, पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा गलत है क्योंकि LS recommendations मानने के लिए बाध्य नहीं है. आंसर C. behalf of the Prime Minister lays एक छोटा सा एरर है. फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रेजेंट करते हैं. अच्छा, तो 1 गलत, मतलब A और C आउट. अब स्टेटमेंट 2. At the union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the president. ये सही लग रहा है? हाँ, ये करेक्ट है. आर्टिकल 1133 में साफ लिखा है. तो 1 गलत, 2 सही. आंसर है B. पेरिफेरल नॉलेज. कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है. फॉर्मल टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. Memory hack. Budget is presented on behalf of President. Demands for grants need prior recommendation of President. मिनी रिकैप. फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रेजेंट करते हैं. डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है. सिर्फ 2 सही है. आंसर बी. 2024 से एक सवाल लैप्सिंग ऑफ बिल्स पर. फिर से यूपीएससी's फेवरेट टॉपिक. स्टेटमेंट 1. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. ये करेक्ट है. Statement 2. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. ये भी करेक्ट है. So 1 and 2 दोनों correct. Statement 3. A bill in regard to which the president notified his intention to summon a joint sitting lapses. ये इनकरेक्ट है. ये एक एक्सेप्शन है. अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी है तो बिल लैप्स नहीं होता. तो 1 और 2 correct and 3 गलत. आंसर है B. हमारा पुराना मेमोरी हैक अभी भी काम कर रहा है. मिनी रिकैप. LS में पेंडिंग या LS से पास होकर RS में पेंडिंग बिल्स लैप्स हो जाते हैं, पर नोटिफाइड जॉइंट सिटिंग वाला बिल बच जाता है. आंसर B. ओके. आर्टिकल 96. स्टेटमेंट 1. He she shall not preside. ये करेक्ट है. नेचुरल जस्टिस. स्टेटमेंट 2. He she shall not have the right to speak. ये इनकरेक्ट है. उन्हें डिफेंड करने का पूरा हक है. अगर 2 गलत तो B C D आउट. सिर्फ A बचा. आंसर मिल गया. लेट्स चेक 3. He she shall not be entitled to vote in the first instance. ये भी इनकरेक्ट है. नॉर्मल सिचुएशन रिवर्स हो जाती है. वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं पर कास्टिंग वोट नहीं. तो सिर्फ 1 सही है. आंसर ए. मेमोरी हैक. साइड. कैन स्पीक, कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस. मिनी रिकैप. स्पीकर के रिमूवल के दौरान वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, पर बोल सकते हैं और वोट कर सकते हैं. सिर्फ 1 सही है. आंसर ए. और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, ये भी 2024 से. विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन पर. चलो हमारी एनालॉजी यूज करते हैं. लंच ब्रेक, समर वेकेशन और स्कूल चेंज. Perfect. Statement 1. Prorogation does not require the advice of the Council of Ministers. ये गलत लग रहा है. Incorrect है. President ये सब COAM के advice पर ही करते हैं. तो 1 गलत. A है और B एलिमिनेट. Statement 2. Prorogation is generally done after the House is adjourned sine die, but the President can prorogue the House which is in session. ये correct है. Normal practice है sine die के बाद, पर President session के बीच में भी prorogue कर सकते हैं. तो 2 करेक्ट है. अब 3 चेक करते हैं. Statement 3. Dissolution is done by the President on the advice of the Council of Ministers. ये भी correct है. Exceptional circumstances का मतलब है जब सरकार मेजॉरिटी खो दे. तो 2 और 3 करेक्ट है. आंसर C हो गया. Memory hack. APD, adjournment, speaker, prorogation, president on com advice, dissolution, president on com advice. Mini recap. Prorogation और dissolution com की advice पर president करते हैं. 2 और 3 सही हैं. आंसर C. तो to recap, आज हमने पार्लियामेंट के 25 सवालों के जरिए 100 की मनी बिल्स के मामले में लोकसभा सुप्रीम है. हमने समझा कि जॉइंट सिटिंग एक टाई ब्रेकर है, पर हर बिल के लिए नहीं. We learned the specific rules कि कौन से बिल्स लोकसभा के डिसॉल्व होने पर लैप्स होते हैं और कौन से नहीं. और हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे एथिक्स कमेटी के इंपॉर्टेंट रोल्स को समझा. एकदम. और यहाँ आप सबके लिए एक फाइनल थॉट. हमने आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की 10% सीट रिक्वायरमेंट की बात की. सोचिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक नंबर्स गेम के आधार पर डेजिग्नेटेड ऑपोजिशन लीडर या एक मजबूत ऑपोजिशन की आवाज, चाहे वो थ्रेशोल्ड पूरा करें या ना करें? क्या रूल्स को इतना रिजिड होना चाहिए? इस पर सोचना जरूर. ग्रेट पॉइंट. आई होप इस डिटेल डिस्कशन से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी. अगर हाँ, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मेमोरी हैक कौन सा था. और हाँ, आगे ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.